Dear students, once again hello and welcome to Mr. KS classes. My name is Kashmir Singh and in this video we are studying chapter 1 of class 8 science from NCERT book and it is the second part of this chapter. So students, let's start now. Students, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स और अब हम शुरू करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स को समझने के बाद बूझो के मन में एक सवाल आता है। लेट्स चेक द क्वेश्चन। व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? पैडी जो धान की फसल शीत ऋतु में क्यों नहीं बोई जा सकती? जवाब देती है पहेली, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को बहुत सारे पानी की जरूरत है। Therefore it is grown only in the rainy season। इसी के कारण से यह केवल वर्षा ऋतु में ही बोई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लिए एक क्वेश्चन और एक आंसर रेडी है। ये है क्वेश्चन जो कि बूझो पूछता है और ये है आंसर जिसका जवाब पहेली देती है। यही क्वेश्चन और आंसर आपको लिखने हैं, याद करने हैं। लेट्स चेक ऑन द ग्रीन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, Why can paddy not be grown in the winter season? धान की फसल को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जा सकता? एंड आंसर, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। इसको बहुत सारे पानी की जरूरत है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसी कारण से यह केवल वर्षा ऋतु में ही बोई जा सकती है। आगे देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है फसलों की खेती करना। इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। इसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। अंडरटेकन बाय फार्मर, जो किसान करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और समय समय पर करता है। यू मे फाइंड दैट, आपको पता लगेगा कि दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर, कि ये एक्टिविटी बिल्कुल वैसी हैं टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर, जैसी कि एक गार्डनर अपने बगीचे में करता है। और या फिर इवन बाय यू, या फिर जो आप करते हैं व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, जब कभी आप अपने घर में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट, कोई सजावटी पौधा लगाते हैं। जिन एक्टिविटीज को आप करते हैं ये एक्टिविटीज बिल्कुल वैसी हैं। तो स्टूडेंट्स, कौन सी एक्टिविटीज करते हैं जब कभी हम ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं? पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर उसमें पौधा लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, फिर उसमें अगर कोई अनवांटेड प्लांट हो जाता है तो उसको निकाल बाहर करते हैं, फिर उसकी हम प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज, इस जैसी एक्टिविटीज होती है जो फार्मर टाइम टू टाइम करता है अपने खेत में, इन एक्टिविटीज को एक स्पेशल नाम दिया गया है। आगे हम देखते हैं। दीज एक्टिविटीज और टास्क, ये जो एक्टिविटी हैं या ये जो काम है, आर रेफर्ड, ऊपर देखते हैं, टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इन एक्टिविटीज को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब बनता है कृषि करने के ढंग, कृषि पद्धतियां। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हमारे लिए बनता है, व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? इट इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? एंड आंसर, द एक्टिविटीज और टास्क, वो एक्टिविटी या वो काम दैट अ फार्मर अंडरटेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक किसान समय समय पर करता है, फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलें प्राप्त करने के लिए, फसलों की खेती करने के लिए, आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, बताएं जरा, तो ये एक्टिविटीज ये नीचे 1 to 7 दे रखी हैं। These are नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना, सोइंग, बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, देसी खाद डालना या फिर केमिकल वाली खाद डालना, उर्वरक बोलते हैं इनको हिंदी में, इरिगेशन, पौधों को पानी देना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स से पौधों की रक्षा करना, फसल को बचाना, हार्वेस्टिंग, फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई करना, एंड स्टोरेज, और उसका जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको स्टोर करना। तो इसको देखने के लिए वी हैव टू गो ऑन येलो बोर्ड। लेट्स गो ऑन येलो बोर्ड।
स्टूडेंट्स ये हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बेसिक। और भी इसके साथ साथ में बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 में आया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये तो सबके लिए होगा, सभी के लिए। सोइंग में आता है बीज बोना। कई फसलें ऐसी होती हैं जिनमें बीज बो करके ही काम नहीं चलता, बल्कि बीज के जो पौधा नया निकलता है उसको निकाल करके दूसरे खेत में प्लांट भी करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो ये तो बेसिक एक्टिविटीज हैं। सोइंग, बोना, एडिंग मैन्योर, इसको इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। आपको ये मैंने येलो बोर्ड पे इसलिए दिखाया है क्योंकि येलो बोर्ड पे देखने के बाद हमें कोई भी चीज जल्दी से याद हो जाती है। ठीक है, अब हम 7 की 7 इन एक्टिविटीज को विद इमेज देखते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना। मिट्टी की तैयारी दो तरीके से हो सकती है। जो ट्रेडिशनल मेथड है, प्राचीन तरीका है जो काम करने का, बैलों को लगा करके उसके पीछे हल लगा करके किसान मिट्टी की जुताई करता है, प्लोइंग ऑफ द फील्ड। यहाँ पे जो मॉडर्न मेथड है, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगाया गया है और मिट्टी की तैयारी की जा रही है। इट इज नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। साथ के साथ इनको याद करते चलिएगा। नंबर 2, सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोना। ऑफ सीड्स ये मैंने ऐड किया है, बीजों को बोने का ढंग। तो इसमें दिखाया गया है बीज को हाथ से बिखेरना, और इसमें दिखाया गया है बीज को लाइन टू लाइन रखते चले जाना। तो अलग अलग क्रॉप्स के बीज बोने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। नंबर 3 है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर होता है देसी खाद, जो कि घास फूस गोबर वगैरह से बनती है, सड़ने और गलने से बनती है, तो ये है देसी खाद। देसी खाद को, मैन्योर को खेत में डालना, ये है मैन्योरिंग। ठीक है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इसके हाथ में सफेद केमिकल्स है जो कि ये खेत में डाले जा रहा है। ये केमिकल वाली खाद है जिसको कहा जाता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इट इज मेड बाय केमिकल इन द लेबोरेटरीज। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नंबर 4 इज इरिगेशन, वाटरिंग क्रॉप्स, फसलों को पानी देना। फसलों को पानी देने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिनके बारे में आगे हमारे इसी लेसन में आएगा, जो मैं विद पिक्चर्स आपको शो करूंगा। नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स समझिए, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जिसको हम कह सकते हैं खरपतवार, अनावश्यक घास जो फसलों के साथ उग जाती है। अगर वो उगी रहती है तो फसल हमारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के 2 तरीके यहाँ पे शो किए गए हैं। एक तो दवाई डालना, दवाई डालने से, पेस्टिसाइड डालने से, वीडिसाइड डालने से ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। या फिर उनको हाथों से निकालना, रिमूविंग विद हैंड्स, इसको वीडिंग कहा जाता है। ओके, एंड नंबर 6 इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। फसलों की हार्वेस्टिंग करना, कटाई करना। दिस इज हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स विद हैंड्स। यू कैन से दिस इज हार्वेस्टिंग मैन्युअली, हाथ से फसलों को काटना। दिस सेकेंड इज हार्वेस्टिंग मैकेनिकली, इसको मशीन से कटाई करना। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्टोरेज। फसल को काट लिया गया है और उससे हमें जो भी प्रोडक्ट मिला है, जो उत्पाद मिला है, उसको स्टोर करना। अगर हमारे लिए फूड ग्रेन्स हैं तो ग्रेनरी में स्टोर करना, और हमारे लिए अगर वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं तो उनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना। तो ये स्टोरेज के मेथड हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ये 7 मेथड्स, ये 7 एक्टिविटीज। अब हम इन एक्टिविटीज से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन बनता है। चलिए हम क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, और उसको देखने के लिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। लिस्ट सम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस आपने बतानी है। इसके लिए सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है, लिस्ट सम बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कृषि करने की जो पद्धतियां हैं, बेसिक पद्धतियां हैं, वो आपने बतानी है। तो ये वही आंसर होगा जो हमने अभी 7 स्टेप्स देखे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। स्टूडेंट्स, हमने यहां तक पढ़ा। आगे देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. फसल बोने से पहले, फसल उपजाने की तैयारी सबसे पहले होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयार करना। One of the most important tasks in agriculture is, एग्रीकल्चर कृषि करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, is to turn the soil and loosen it. मिट्टी को टर्न करना, टर्न करना होता है पलटना,
एंड लूजन और उस टाइट मिट्टी को ढीला करना। ये क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है जो कि हम आगे देखेंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, सॉइल को टर्न करने से और लूजन करने से क्या होता है, दिस अलाउज द रूट्स, इससे जो जड़ें होती हैं पेनिट्रेट होना शुरू हो जाती है, घुसनी शुरू हो जाती है मिट्टी के अंदर, डीप इनटू द सॉइल, मिट्टी में अंदर गहराई में जानी शुरू हो जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स, जो लूज मिट्टी होती है, ढीली मिट्टी होती है, अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली, उससे जो जड़ें होती हैं वो आसानी से ब्रीथ करना, सांस ले सकती हैं। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, चाहे बेशक वो मिट्टी की गहराई में ही चली जाएं तब भी वो सांस लेना उनके लिए आसान हो जाता है। Why does the loosening of soil allows the roots to breathe easily? यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है हमारा, इसको देखते हैं अभी आगे हम। इसका मतलब है कि जो मिट्टी का लूजनिंग करना है, ढीला करना है, उसको पलटना है, ये कैसे अलाउ करता है कि जड़ें सांस ले लेती हैं। यही सेम क्वेश्चन हमारा ग्रीन बोर्ड पे हम जाकर के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? मिट्टी को लूज करने से जड़ों के लिए सांस लेना आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों है? आंसर, लूजनिंग ऑफ सॉइल, अगर मिट्टी को लूज कर दिया जाए, हेल्प्स रूट्स टू ब्रीथ इजिली, उससे जड़ें आसानी से सांस ले सकती हैं। बिकॉज, क्योंकि रूट्स कैन इजिली पेनिट्रेट, क्योंकि जड़ें जो है वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं। पेनिट्रेट करने का मतलब अंदर मिट्टी के अंदर घुस जाना। द लूजन्ड सोइल, ढीली मिट्टी के अंदर आसानी से वो धंस जाती हैं। पार्टिकल्स एंड एयर कैन इजिली एंटर, और जो हवा होती है वो भी आसानी से एंटर कर जाती है। कहाँ एंटर कर जाती है? द स्पेसिस इन बिटवीन द लूजन्ड सोइल पार्टिकल्स, जो ढीली मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बन जाता है। उस स्पेस में भी, उस जगह में भी जो हवा होती है वो आसानी से एंटर कर जाती है। इसलिए जड़ों को लूजिंग सोइल से ब्रीथ करने में हेल्प मिलती है। द लूजन्ड सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। ढीली मिट्टी जो होती है उससे मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म, केंचुआ होता है, माइक्रोब्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ये आसानी से उसके अंदर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट इन द सोइल, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बात ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर कहे गए हैं, किसान के मित्र कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, क्योंकि ये और भी ज्यादा मिट्टी को टर्न करते हैं और उसको ढीला करते हैं, लूज करते हैं। एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और उसके अंदर ह्यूमस को ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है ऑर्गेनिजम्स का और प्लांट्स का जो पार्ट होता है वो मिट्टी के अंदर दब करके, गल करके, सड़ करके मिट्टी का ही काला पार्ट बन जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है जो कि पौधों के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ से हमारे लिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम चेक करते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से बनेगा फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। लेट्स चेक ऑन ग्रीन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। कि जो अर्थवॉर्म है, केंचुए हैं, और जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मित्र क्यों कहे जाते हैं किसान के? अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बिकॉज दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल, क्योंकि वो और भी ज्यादा मिट्टी को टर्न करते हैं, पलटते रहते हैं, उसको लूज करते हैं। एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और उसमें ह्यूमस मिलाते रहते हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ खाते हैं, खाते भी उसी में है और निकालते भी उसी में है। और जब वो उनकी एज लगभग हो जाती है तो मर भी उसी में जाते हैं, तो वो मिट्टी में ह्यूमस ऐड करते चले जाते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जो ह्यूमस होता है ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जीवों से बनने वाला होता है ये मटेरियल,
प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर रह जाता है, दैट इज मेड ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट सब्सटेंसेस। दैट इज मेड ऑफ, जो बना होता है, किससे बना होता है? डेड, मरे हुए, एंड डिकेइंग, या फिर जो गल सड़ रहे हैं, एनिमल एंड प्लांट सब्सटेंसेस, एनिमल से बचे हुए सब्सटेंसेस हैं या फिर प्लांट्स के सब्सटेंसेस हैं, जैसे पत्ते हैं, टहनियां हैं, वो जो सड़ रहे हैं। इट इज फर्टाइल सब्सटेंस, ये उपजाऊ होता है, उपजाऊ फर्टाइल होता है, जो जिसमें फसलें आसानी से उपज सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं फॉर द प्लांट्स। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर कहा जाता है। आगे देखते हैं, बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन। ये फिर से हमारे लिए क्वेश्चन बन रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन, मिट्टी को टर्न करने की और लूज करने की क्या जरूरत है? सीधा ही उसके अंदर बीज क्यों नहीं फेंक दिए जाते? ठीक है, तो हम देखते हैं क्यों जरूरत है। इसका आंसर आगे इस पैरे में मिलेगा हमें। यू हैव लर्नड, तुम जानते हो, तुमने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासों में, दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, कि मिट्टी में मिनरल्स होते हैं। वाटर, पानी होता है, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हवा होती है, और कुछ उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव भी होते हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ करके मिट्टी में मिल जाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, उनके अंदर जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स थे, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, वो वापिस मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो मर जाते हैं और मरने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स फिर से मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं, तो जो मिट्टी है वो फिर से फर्टाइल हो जाती है, और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। These nutrients are again absorbed by plants, ये जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रिलीज होते हैं, इनको फिर से पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आसानी से सोख लेते हैं। ठीक है, since only a few centimeters of the top layer of soil, क्योंकि केवल कुछ ही सेंटीमीटर, मिट्टी की टॉप लेयर की केवल कुछ ही सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, उसी में ही पौधे उग सकते हैं। कुछ सेंटीमीटर ही मिट्टी का ऊपर वाला भाग है जिसमें पौधे उग सकते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, अगर सॉइल को हम टर्न करते हैं, पलटते हैं, लूज करते हैं, ढीला करते हैं, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स है, वो जो मिट्टी है, टू द टॉप, वो ऊपर आ जाती है। लूजन करने से और टर्न करने से वो मिट्टी ऊपर आ जाती है। सो दैट, ताकि प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, ताकि पौधे इस मिट्टी को यूज कर सकें। तो इसलिए मिट्टी को टर्न करना और लूज करना जरूरी होता है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन बना हुआ था, व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स इस पैरे में हमारा बनता है, ये आंसर हमारा बन जाता है। लेट्स चेक ऑन द ग्रीन बोर्ड। इट इज क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, या फिर दूसरे तरीके से हो सकता है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है टर्निंग करना और लूजनिंग करना। व्हाई, क्यों होता है? आंसर ये वही है जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है। सॉइल कंटेन न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स सिंस ओनली few centimeters of top layer of the soil supports plant growth. Turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. Thus, turning and loosening of the soil is very important for the cultivation of crops. चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक का आंसर हमारा हो चुका है। आगे, the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. इसके लिए हमारा क्वेश्चन बन जाता है, what is tilling or plowing? क्वेश्चन नंबर 23, what is tilling or plowing? This will be the answer.
द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। मिट्टी को लूज करना और उसको पलटना, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग करना या प्लोइंग करना। हिंदी में अगर इसको कहें तो खेत की जुताई करना। This is the answer to the question. The process of loosening of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. एक प्लो की हेल्प से, प्लो होता है हल, एक हल की हेल्प से इसको किया जाता है। Plows are made of wood और iron. जो प्लॉज होते हैं, हल होते हैं, वो लकड़ी से भी बने हो सकते हैं या लोहे से भी बने हो सकते हैं। If the soil is very dry, अगर मिट्टी काफी ज्यादा सूखी है, it may need watering before plowing. हल चलाने से पहले, टिलिंग करने से पहले उसको पानी देने की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और इसका आंसर यही बन रहा है if the soil is very dry. अगर मिट्टी बहुत ही सूखी है, सूखी होगी तो हार्ड होगी। it may need watering before plowing. हल चलाने से पहले, जुताई करने से पहले उसको पानी देने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन का आंसर बनता है कि मिट्टी को जुताई करने से पहले पानी देने की आवश्यकता क्यों है। और एक और क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर बनेगा प्लो, हल। तो देखते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24, नेम अ टूल यूज्ड फॉर टिलिंग और प्लॉइंग द सॉइल। मिट्टी की जुताई करने के लिए, टिलिंग करने के लिए, प्लॉइंग करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा है, आंसर है प्लो, हल। हल का यूज किया जाता है, ये ट्रेडिशनली यूज है। आजकल हल से यूज कहीं कहीं पर होता है, हर जगह पर नहीं होता है। आजकल तो ट्रैक्टर और कल्टीवेटर या हैरो का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 25, वाई द सोइल में नीड वाटरिंग। मिट्टी को पानी की जरूरत क्यों हो सकती है, पानी देने की जरूरत क्यों हो सकती है बिफोर प्लॉइंग, हल चलाने से पहले या जुताई करने से पहले। आंसर, इफ द सोइल इज वेरी ड्राई। अगर मिट्टी बहुत ही सूखी है, सूखी होगी तो हार्ड होगी। इट मे नीड वाटरिंग, उसको पानी देने की जरूरत पड़ सकती है बिफोर प्लॉइंग, हल चलाने से, जुताई करने से पहले। The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. जो जुता हुआ खेत होता है, जब उसकी जुताई कर दी जाती है, उसकी प्लोइंग या टिलिंग कर दी जाती है, तो हो सकता है उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाएं, और उन ढेलों को, उन डलों को कहा जाता है क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ना जरूरी होता है विद अ प्लैंक, और इसको एक प्लैंक की हेल्प से किया जाता है। और प्लैंक होता है जो एक बड़ा सा पाटल सा होता है, पट्टा सा होता है, जो खेत में चलाया जाता है मिट्टी को लेवलिंग करने के लिए। द फील्ड इज लेवल्ड, मिट्टी को एक समान किया जाता है, खेत को एक समान किया जाता है। फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। सोइंग करना बीज बोने के लिए, और इरिगेशन पर्पस होता है खेत में पानी देने का मकसद। बीज बोने के लिए और पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए मिट्टी को लेवल करना जरूरी होता है। द लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और जो मिट्टी की लेवलिंग करी जाती है उसको एक समान किया जाता है, वो एक लकड़ी के या लोहे के पाटल की सहायता से किया जाता है, प्लैंक की सहायता से किया जाता है, उसको लेवलर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि लेवलिंग खेत के लिए क्यों जरूरी है और यह कैसे की जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई द फील्ड इज लेवल्ड। खेत को लेवल क्यों किया जाता है, एक समान क्यों बनाया जाता है। हाउ इट डन, और ये कैसे किया जाता है। आंसर, द फील्ड इज लेवल्ड, खेत को एक समान बनाया जाता है फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस, बीज बोने के लिए, बुआई करने के लिए, और इसके साथ साथ खेत में सिंचाई, पानी देने का ठीक तरीका मिल सके, ठीक ढंग से सिंचाई हो सके, उसके लिए लेवल करना जरूरी होता है। हाउ इज इट डन, ये कैसे हो सकता है, कैसे किया जाता है। द लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। एक लेवलर की हेल्प से लेवलिंग की जाती है, और उस लेवलर को प्लैंक कहा जाता है। अगर हम हिंदी में देखें तो उसको पाटल या सुहागा भी कहा जा सकता है। Sometimes manure is added
टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी तो टिलिंग करने से पहले, बिफोर टिलिंग, मैन्योर, देसी खाद जो होती है वो डाल दी जाती है खेत में। क्यों डाल दी जाती है, क्या फायदा है इसका, क्या एडवांटेज है? दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद सॉइल। इससे होता क्या है कि जो मैन्योर होती है वो खेत में सही तरीके से मिक्स हो जाती है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, और सोइंग करने से पहले, बीज बोने से पहले मिट्टी में पानी देना पड़ता है। तो इस पैरे से हम क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या क्वेश्चन बनना चाहिए? मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग करने से पहले, जुताई करने से पहले उसमें मैन्योर क्यों डाली जाती है, उसका क्या लाभ है? देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडिंग मैन्योर बिफोर टिलिंग द सॉइल? बिफोर टिलिंग द सॉइल, मिट्टी की टिलिंग करने से पहले मैन्योर ऐड करने से क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है? खाद डालने से मिट्टी में क्या लाभ है? आंसर, दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे होता क्या है, मैन्योर जो है ना वो मिट्टी के साथ में सही तरीके से मिल जाती है। ये सही तरीके से मिलने में हेल्प मिलती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। Thanks for watching Mr. KS classes.